हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह आपने थंबनेल देख ही लिया, आज हम बात करेंगे बाबर के बारे में। आज से हम इंडियन इतिहास या इंडियन हिस्ट्री या स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आज से हमारा टॉपिक रहेगा मुगल काल। मुगल काल के बारे में आप सब जानते ही होंगे। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लोकेंद्र करण। आज हम पढ़ते हैं मुगल काल। मुगल काल का संस्थापक कौन है? बाबर। आज हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर को मुगल काल का संस्थापक कहा जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक होगा अकबर। अब सबसे पहले इसका हम जीवन परिचय कर देते हैं। बाबर का जन्म हुआ था वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 1483 को। 14 फरवरी 1483 को। और 1482 को किसका जन्म होगा? राणा सांगा का, जिसके साथ बाबर का खानवा का युद्ध होता है। राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह। 1482 में होगा उनका जन्म। बाबर का जन्म वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 1483 को। फिर इनके माता पिता की बात करें तो पिता कौन थे? मिर्जा उमर शेख। माता की बात करें तो कुतलुब निगार बेगम। इतना बड़ा नाम कुतलुब निगार बेगम याद हो जाएगा, आप 2-3 बार बोलोगे तो जरूरी। पिता मिर्जा उमर शेख कौन से वंश था? तैमूर वंश के कौन थे इसके पिता। और इसकी माता कौन थी? चंगेज खां। ये इनकी माता का क्या था? वंशज। तैमूर वंश का 5वां वंशज था। बाबर कौन था? तैमूर वंश की तरफ से 5वां वंशज, 5वां वंश। और चंगेज खां यानी वो मंगोल बहुत ही खतरनाक जाति थी। ये दोनों ही, तैमूर और चंगेज खां। तैमूर जब 1391 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था तो कहा जाता है 1/3 जनसंख्या नष्ट कर दी थी उसने, भारत की खत्म कर दी थी। जब तैमूर मरा तो लोगों ने दुआ की थी कि हे भगवान, इसकी तरह ऐसा दूसरा कोई जन्म ना देना। तो बाबर तैमूर कहलाने में गर्व महसूस करता था। चंगेज खां कौन थे? चंगेज खां मंगोल रहने वाले थे। मंगोल में जो रूस और चाइना के बीच जो खतरनाक जनजाति थी वो थी चंगेज खां, जो मंगोल में रहती है। चीन ने अपनी सुरक्षा की दीवार चंगेज खां से बचने के लिए ही बनाई थी। चीन की दीवार इतने खतरनाक थे, चीन ने अपनी दीवार चंगेज खां से बचने के लिए बनाई थी। तो तैमूर वंश का 5वां और चंगेज खां का क्या हो जाएगा? 14वां वंशज। तैमूर की तरफ से 5वां, चंगेज खां की तरफ से 14वां वंशज था कौन? बाबर। अब बाबर दो जातियों का खून एक में हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो या तो वो फिर सुपर हाईवे बन जाएगा या फिर पूरा ही साफ हो जाएगा। तो बाबर तैमूर की तरह ही सुपर हाईवे अर्थात बहुत ही होशियार और समझदार बन चुका था। अब इसकी हम पुत्रों के बारे में बात करें तो इसके पुत्र थे कौन? 4। कौन कौन से? हुमायूं, कामरान, अरस्करी और हिंदाल। ये कौन हो जाएगी? हुमायूं के 4 पुत्र हो जाएंगे और एक थी इनकी कौन? पुत्री हो जाएगी कौन? गुलबदन बेगम, जिसने क्या लिखी थी? हुमायूं नामा लिखी थी। हुमायूं नामा लिखने की कौन थी? गुलबदन बेगम। तो ये था इसका शुरुआती जीवन परिचय। अब हम इसके बारे में, इनकी उपाधि के बारे में जानते हैं। इनकी दादी की भी बात कर ले हम तो इनकी दादी थी एहसान दौलत बेगम। दादी कौन थी? एहसान
दौलत बेगम। इसका राज्याभिषेक इसको उत्तराधिकारी बनाने में इसकी माता एहसान था। किसके ऊपर? बाबर के ऊपर उत्तराधिकारी बनाने में इसके दादी का सहयोग था। अब इसकी उपाधियों के बारे में बात करें बाबर की, तो बाबर की कुछ हो जाएगी उपाधियां। अब बात करते हैं इसकी उपाधियों के बारे में। ब से बाबर और ब से ही बादशाह की उपाधि इसने अपनाई थी। कब अपनाई थी? पानीपत के युद्ध में इसने बादशाह की उपाधि अपनाई थी, जो कि हम आगे अब पढ़ेंगे इसने ये क्यों अपनाई। और बात करें तो गाजी की, गाजी खानवा युद्ध के बाद इसने गाजी की उपाधि अपनाई। इसके बाद बात करें तो इसने कलंदर, मस्त कलंदर वाली, इसने कलंदर यानी दयालु के कारण जो जाना जाता है वो था कलंदर। इसने कलंदर की भी उपाधि अपनाई थी। आगे बात करें तो इसने आजीविका ढूंढने वाला सैनिक, आजीविका ढूंढने वाला सैनिक, आजीविका ढूंढने वाला सैनिक, ये इसकी प्रमुख कुछ 4 उपलब्धियां है, उपाधियां है। आजीविका ढूंढने वाला क्यों कहते हैं? कहते हैं कि बाबर एक अच्छा सेनापति था लेकिन अच्छा शासक नहीं था। अब बात करते हैं कि बाबर के पास ऐसी कौन कौन सी शक्तियां थी जो ये भारत पर अपना मुगल साम्राज्य स्थापित कर सका। तो ये बात करें तो इसके पास कौन कौन सी ऐसी चीजें थी। बाबर बंदूक चलाना जानता था लेकिन हम नहीं जानते थे। बाबर के पास तोप थे। बाबर के पास घुड़सवार थे। घुड़सवार हमारे पास भी थे लेकिन इतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे बाबर के पास थे। और बात करते हैं तो इसके पास तुलगमा पद्धति थी। तुलगमा यानी तोपखाना, वही हो गया। बंदूक इसने कहां से सीखे? ईरानियों से। तोप सीखे थे कहां से? उज्बेकिस्तान। घुड़सवारी सीखी थी इसने तुर्कों से। तुर्कों की जितनी घुड़सवारी अच्छी होती उतनी हमारे भारत की नहीं होती, तो इसकी घुड़सवारी भी अच्छी थी, तोप भी अच्छे थे, बंदूक। हमारे पास सिर्फ घुड़सवारी थी जो भी इतनी अच्छी नहीं थी। अब अगर बात कर ले इसके जन्म स्थान से रिलेटेड कुछ अब युद्ध के बारे में आते हैं। इनके प्रमुख युद्ध कौन से हुए, चलिए। बाबर का जन्म हुआ था फरगना, जब मैंने बताया 1483 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में। 1483 में क्या हो गया इसका जन्म। फिर 11 साल के बाद ये बन गया था राज्याभिषेक इसका हो चुका था। बाबर का राज्याभिषेक क्यों हुआ? माना जाता है कि इसके पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा एक बार छत पर खड़े थे तो कबूतर को उड़ाते हुए गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। और 11 वर्ष की उम्र में क्या बना? बाबर का राज्याभिषेक हुआ। तो 11 वर्ष की आयु में 1494 में क्या होगा? बाबर का राज्याभिषेक हो गया। और 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, उनका भी 11 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक हुआ था। फिर बात करें तो 1496 ये समरकंद को जीतना चाहता था राज्याभिषेक के बाद। कौन सा? समरकंद। समरकंद की क्या कहानी है? किसका जन्म हुआ था? कहां पर? फरगना। फरगना कहां पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। फरगना की कभी तैमूरों की राजधानी रही थी क्या? समरकंद राजधानी। तो कभी पहले रही थी। तो बाबर अपने पैतृक स्थान पर जाना चाहता था समरकंद, यानी अपने पैतृक स्थान पर कौन नहीं जाना चाहता? हर कोई जाना चाहता है। तो ये भी समरकंद जाना चाहता था, उसको जीतना चाहता था, अपनी राजधानी वापस बनाना चाहता था। तो कहते हैं जब ये फरगना से समरकंद गया था तो यहाँ पर भी कुछ समय के लिए शासक किया, लेकिन जब ये वापस आया तो इसे पता चला फरगना में भी इसका क्या हो चुका है? विद्रोह हो चुका है, जनता का विद्रोह हो चुका है। और ये दोनों हाथ इससे निकल गए, दोनों इसके हाथों से निकल गए। फिर बात करें हम 1502 में, समरकंद को फिर से अधिकार करेगा। समरकंद पर क्या करेगा? फिर से 3-4 सेनाओं को लेकर 3-4 गुटबंधुओं को मिलाकर और ये समरकंद पर पुनः अधिकार करेगा 1502 में। अब बात करें 1504 की,
1504 में ये काबुल पर अधिकार करेगा। कैसे, अब इसको मैप के हिसाब से हम यहाँ से समझते हैं। ये कुछ इस तरह का है हमारा भारत। ये कुछ इस तरह का मान लीजिए हमारा क्या है, भारत है। अब इसका जन्म हुआ था कहाँ, फरगना पे। फरगना कहाँ है, उज्बेकिस्तान। फरगना, फरगना में इसका जन्म हुआ। फिर यहाँ पर आएगा ये काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। यहाँ से ये इस साइड आ रहा है क्योंकि ये समरकंद गया, समरकंद भी इसके हाथों से निकला। फिर बाद में इसने पुनः अधिकार किया था 1502 में। अब ये इस साइड आया और इसने काबुल पर अधिकार किया। क्यों किया, क्योंकि तुर्कियों के और पश्चिमी देशों के जो भी युद्ध हो रहे थे विदेशी आक्रमणों से, ये बहुत ही परेशान हो चुका था। तो अब इसे एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी, तो ये अपना पूरा मध्य भारत या मध्य एशिया पर अपना अधिकार चाहता था। अब इसने काबुल पर अधिकार कर लिया 1504 में। और काबुल में सिक्के चलाएगा कौन से, शाहरुख नाम से, जो हम आगे पढ़ेंगे। काबुल में सिक्के चलाने के बाद में कौन से, शाहरुख। मैप के हिसाब से भी समझ सकते हैं और आप फिर ऐसे सन याद करके भी आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर 1507 साथ से साथ छोड़ दिया था मिर्जा का। मिर्जा का साथ छोड़ के क्या, बादशाह की उपाधि इसने अपनाई थी। जैसे मैंने इसके पिता का क्या नाम बताया, मिर्जा उमर शेख, यानी वो मिर्जा इनकी उपाधि थी जो इसने हटाकर क्या लगा दी, बादशाह। तैमूर वंश में किसी ने भी बादशाह की उपाधि नहीं लगाई थी। किसने लगाई, लगाने वाला सिर्फ था एक बाबर, जिसने बादशाह की उपाधि अपनाई। कब, 1507 में साथ छोड़ दिया था बादशाह का, मिर्जा का छोड़ा और बादशाह की उपाधि धारण की। फिर बात करें 1511 में, 1511 में ये करेगा जालंधर पर हमला। जालंधर का है, पाकिस्तान। फिर कहते हैं जब ये इस काबुल पर बैठा था तब इसे एक बूढ़ी औरत ने कहा था, इसे भारत की कहानी सुनाई थी कि भारत एक समृद्ध देश है, यहाँ पर तैमूर का जब आक्रमण हुआ था इसकी कहानी पूरी बताई थी। तो भारत का, बाबर का एक सपना बन गया था उसी दिन से, मैं भी कभी भारत पर अपना अधिकार स्थापित करूंगा। जालंधर पर हमला किया। फिर 1519 में आ जाते हैं हम, 1519 से 24 तक इसने भारत पर कौन टोटल 4 आक्रमण किए प्रमुख रूप से, और 5वां पानीपत का आ जाएगा। 4 कौन से, बाबर, तुजू के बाबरी में एक और बताता है कौन सा, जालंधर वाला। टोटल इसको मिलाकर 5 बताएंगे। कौन से, जालंधर हो जाएगा एक, यहाँ से यहाँ पे आया जालंधर, पहला हमला। दूसरा हमला की बात करें तो 1519 में इधर यूसुफजई, बाजोर और बेड़ा, ये 2 दुर्ग थे, बाजोर और बेड़ा। यहाँ पर जनजाति थी कौन सी, यूसुफजई, यूसुफजई जनजाति का इसने विद्रोह समाप्त किया था। और बाद में बताते हैं कि अकबर के समय भी जो अकबर बीरबल, वो बीरबल यूसुफजई जाति का विद्रोह समाप्त करते हुए मारा गया। तो पहला आक्रमण कौन सा हो जाएगा, इधर यूसुफजई। 4 आक्रमण है यूसुफजई, ये आप 2-3 बार बोलोगे तो आपको आसानी से याद होना ही होना है। यूसुफजई के बाद इसने करेगा पेशावर पर। दूसरा हमला कौन सा हो जाएगा, पेशावर। तीसरा हमला सियालकोट, पांचवा हमला लाहौर पर, चौथा हो जाएगा लाहौर। यूसुफजई जनजाति में इसने पहली बार भारत पर तुलगमा पद्धति का इस्तेमाल किया, यानी तोप खानों का इस्तेमाल करने वाला बाबर भारत पर पहली बार तोप आए थे। कब, यूसुफजई जनजाति में बाजोर और बेड़ा पर बाबर ने अधिकार किया था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले भारत में पहली बार तोप खानों का प्रयोग हुआ कौन से युद्ध में, यूसुफजई जाति का विद्रोह दबाने के लिए बाबर ने इसका प्रयोग किया था, तोप खानों का। फिर इसके बाद इसने पेशावर पर हमला किया, फिर सियालकोट पर हमला किया और फिर लाहौर पर हमला किया था। फिर अब 5 से 5 सही वो
तैमूर वंश का 5वां वंशज था। और प से ही 5वां युद्ध कौन सा आएगा इसका, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। प से ही 5वां, प से ही पानीपत, यहाँ पे लिख देते हैं प से पानीपत। अब इसकी पानीपत की लड़ाई हम कराते हैं। पानीपत, पानीपत पड़ता है कहाँ, हरियाणा में। पानीपत पड़ जाएगा हरियाणा में। तो पानीपत का अब यहाँ से इसकी हम लड़ाई करेंगे। इसके प्रमुख युद्ध कौन कौन से, बहुत से आसानी से। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो इससे कोई अजनबी मेहमान आया भारत में, कौन, बाबर, हम क्या बोलेंगे इसको, पानी पिएगा। 1526 पानी पिया। 27 में हमने इसे खाना खिला दिया, खानवा का युद्ध। 28 में चला गया था, क्योंकि हम अजनबी लोगों को ज्यादा खातिरदारी नहीं करते। पानी पिला दिया, खाना खिला दिया, और क्या चाहिए, बहुत है। चलो, पानी पिला दिया, खाना खिला दिया, अब तुम चले जाओ कहाँ, अपने घर। 29 में चला गया था अपने घर, घर से घाघरा और चल से चंदेरी का युद्ध। और 30 में जाकर गया था मर। ये इनके 5 प्रमुख, 4 प्रमुख युद्ध इसके बाबर के जो आपको याद करने पड़ेंगे। पानी पिया, खाना खाया, चला गया घर, घर जाकर गया था मर। तो ये आपको याद होनी चाहिए। अब हम करते हैं पानीपत का युद्ध। अब इसके प्रमुख युद्ध के बारे में हम जान लेते हैं। पानीपत का युद्ध करना है हमें से। चलिए, टॉपिक है हमारा बाबर। कौन सी लड़ाई करानी है, पानीपत की। पानीपत कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। एक साइड तो कौन है, बाबर, और दूसरी साइड कौन है, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। अब ये भारत पर आक्रमण करने जा रहा है, कौन, बाबर। बाबर जब भारत में एंट्री करता है तब इसने 3 तो क्या बताए थे, अभिशाप। इधर लिख देता हूं मैं, 3 तो बताए इसने बाबर ने, क्या, अभिशाप। कौन कौन से, गर्मी, गर्मी, लू, आंधी। बाबर ने ये 3 अभिशाप बताए थे, गर्मी, लू, आंधी। तो अब इनको तो हम भी झेल रहे थे, तो इनके लिए सर्दी कहाँ से लेके आए। गर्मी में हम भी रहते हैं, लू तो हमारे राजस्थान में चलती रहती है, और आंधी तो यहाँ पर आती रहती है। 3 अभिशाप और 5 ऐसे राज्य बताए, 5 मुस्लिम राज्य बताए थे उस समय, और 2 हिंदू राज्य बताए थे। कौन कौन से राज्य। जब बाबर भारत में एंट्री करता है तब उसने 5 तो मुस्लिम राज्य बताए और 2 हिंदू राज्य बताए थे। 5 मुस्लिम राज्य, 5 मुस्लिम राज्य बताता है, मुस्लिम राज्य, और 2 बताएगा हिंदू राज्य। हिंदू राज्य, मुस्लिम राज्य में कौन कौन सा आएगा, सबसे पहला तो दिल्ली। दिल्ली में कौन बैठा था, इब्राहिम लोदी। फिर बंगाल, गुजरात, मालवा और बहमनी साम्राज्य। ये 5 तो उस समय के क्या थे, बाबर के समय मुस्लिम राज्य थे। 2 हिंदू राज्य बताएगा, कौन कौन से। एक तो हमारे मेवाड़ राजस्थान का, और एक विजयनगर। विजयनगर की स्थापना, वही विजयनगर जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की। इनका फेमस है कौन, इधर का मेवाड़ का तो अपने हो जाएंगे कौन, सांगा, राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह। और इधर का हो जाएगा कृष्णदेव राय। वही कृष्णदेव राय जो एक तेनाली नाम का एपिसोड आता है टीवी पर, वही कृष्णदेव राय या विजयनगर का उस समय 2 शक्तिशाली राज्य थे, हिंदू शक्तिशाली राज्य बाबर के समय। कहां से पता चलता है, बाबर की पुस्तक है तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। उस समय के इतिहास को जानने के लिए तुजु के बाबरी को सबसे अच्छी पुस्तक माना जाता है। तो चलिए, ये हो गया। दिल्ली की बात कर रहे थे, इब्राहिम लोदी बैठा था, और बंगाल की बात कर ले तो नुसरत खां बैठा था। अब हम आ जाते वापस अपने पानीपत के युद्ध में। पानीपत, एक तरफ क्या है, इब्राहिम लोदी, और दूसरी तरफ है बाबर। इस युद्ध में क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। बाबर इस युद्ध में जीत गया, और इब्राहिम लोदी युद्ध में ही
मारा गया था पानीपत हरियाणा में। तो और इसी के बाद पानीपत के युद्ध के बाद बाबर का स्थायी रूप से इधर भारत पर स्थापित हो चुका था। अपनी साम्राज्य का नींव इसने डाल दी थी। पानीपत के युद्ध इब्राहिम लोदी को मारा दिया। पानी पे अब खानवा का युद्ध में आते हैं। खानवा का युद्ध किस किस के मध्य होगा? वही राणा, इधर बाबर है, इधर राणा सांगा है, राणा सांगा मेवाड़ से। अब बाबर को पता था कि जब मैं इस भारत में तब तक सुरक्षित नहीं हूं जब तक कौन? राणा सांगा जीवित है। अगर उसने राणा सांगा को हरा दिया तो वो बाबर पर, भारत पर उसका पूरा अधिकार हो जाएगा। तो अब बाबर ने खानवा युद्ध, कहते हैं सांगा ने एक गलती कर दी थी, बाबर की सेना को इधर एक बार हरा भी दिया था, लेकिन बाबर ने फिर उस पर ध्यान नहीं, सांगा ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। वो कौन सा युद्ध था? बयाना। इधर ही हम चर्चा कर देते हैं। बयाना युद्ध कब हुआ था? 17 फरवरी 1528 को बयाना का युद्ध हुआ था। कहते हैं बाबर के कुछ सेनापति गए थे इधर। बयाना कहाँ है? भरतपुर में। भरतपुर में सेनापति किसके? बाबर के। और इधर थे राणा सांगा। राणा सांगा ने इनको मारा और इनको हरा दिया और ये भागकर चले गए। अब फिर हम इसके बाद इतिहास हो जाएगा, तब हम ये राणा सांगा के बारे में भी जानेंगे बाद में, मुगल का कंप्लीट होने के बाद। अभी यहाँ पे सिर्फ ऊपर ऊपर से जान लेते हैं। राणा सांगा ने इसको हरा दिया कब? 17 फरवरी 1528 को। राणा सांगा अगर आता इस बाबर के ऊपर भी हमला कर देता तो बाबर अवश्य ही हारा जाता या मारा जाता। लेकिन बाबर को 1 महीने की तैयारी का समय मिल गया। कब? 17 फरवरी के बाद क्या आता है? 16 फरवरी। 16 फरवरी को क्या हुआ था? बयाना का युद्ध। 17 फरवरी भरतपुर को, 1528 को बाबर ने पूरी तरह 1 महीने में अपनी पूरी तैयारियों के साथ राणा सांगा पर हमला किया था। इसमें राणा सांगा को कहते हैं घायल भी हो गए थे बाबर। इसमें बाबर और राणा सांगा का एक बार हम गणा देते हैं। खानवा कहाँ है? भरतपुर में। एक तरफ कौन खड़ा है? बाबर। एक तरफ लेते हैं हम बाबर को, यहाँ पे खड़ा है बाबर, यहाँ पे खड़ा है राणा सांगा। राणा सांगा, राणा सांगा ने इधर क्या गलती की कि वो हाथी पे बैठे थे। हाथी पे बैठे होने की वजह से वो दूर से ही दुश्मन को दूर से ही दिखाई देते थे। चलिए अब बाबर ने वही तोप लाए, अपने आगे क्या खड़ा कर दिए? तोप खड़े कर दिए। तोपों का भी अगर आपसे पूछ ले, इनका तोपों का सेनापति कौन था? तो उस्ताद और मुस्तफा अली। उस्ताद अली और मुस्तफा अली। मुस्तफा अली, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमारे राजस्थान में अगर कभी हिस्ट्री को लेंगे, अगर टॉपिक आएंगे, अभी तक हल्दी घाटी के युद्ध चल रहा है, अंदर के टॉपिक पूछे जा रहे हैं हल्दी घाटी के। जिस दिन बाबर या खानवा का युद्ध भी इंपॉर्टेंट होगा एक ना एक दिन, तो उस समय भी ये जरूर पूछेंगे मुस्तफा और उस्ताद अली कौन थे। तो मुस्तफा और उस्ताद अली बाबर के तोपों के सेनापति थे, तोपों की देखरेख करते थे या सेनापति थे। तो इसमें पानीपत और खानवा में अगर आपको डिफरेंट पूछ ले, क्या डिफरेंट था? बाबर है डरा हुआ है किससे? राणा सांगा, क्योंकि एक बार इसको हरा चुका है। तो बाबर इस बार इसने क्या किया? इसमें तो इसने तोपों को खुला छोड़ा था, इसमें इसने मोटी मोटी जंजीरों से तोपों को क्या किया था? बांध दिया था, ताकि राणा सांगा इससे छुड़ा नहीं पाए और इसको अपने अधिकार में न ले ले। और राणा सांगा ने क्या किया? जैसे इसने अपने चारों तरफ सैनिक खड़े कर लिए वही। और राणा सांगा चाहता हम जाते ही पहले उसके तोपों पर अधिकार कर ले, क्योंकि हमारे तोपों से पहली बार सामना हो रहा है। दूसरी बात, हमने कभी ये तुलगमा पद्धति जानते नहीं थे, बंदूकों से हमारा पहली बार सामना हो रहा है। तो बाबर डरा हुआ था, तो इसने क्या किया? अपने चारों तरफ बड़ी बड़ी खाइयां खुदवा दी कि कहीं पीछे से हमला न कर दे। इतना डरा हुआ था, तो आप समझ सकते हैं पीछे खाइयां खुदवाई। फिर बाबर ने तुलगमा पद्धति दाएं और बाएं, यहाँ पर भी कुछ अपनी सेना खड़ी कर दी। बाबर एक चतुर सेनापति क्यों कहा जाता है, अब आपको यहाँ पर पता चलेगा। बाबर ने यहाँ 2 सेनाएं खड़ी कर दी। क्यों? हम राणा सांगा हम क्या करते हैं? अपनी पूरी सेना को एक साथ उतार देते हैं युद्ध के मैदान में। बाबर ऐसा नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो आधी सेना को पहले उतारता था, कुछ सेना को 2500 की सेना को भेजेगा और कहेगा तुम लड़ो, हम बाद में आएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये पूरी सेना उतारेंगे और हमारे तो कुछ ही सैनिक जाएंगे ना बाबर के, तो वो तो थक जाएंगे। तब बाबर देगा इनको ऑर्डर
कि अब जब तक तो तुम बैठे रहो तो मैं ऑर्डर ना दूं। जैसे ही ऑर्डर देता है तो ये क्या करते हैं, पीछे से जाते हैं और ऐसे घुस के आते हैं और ऐसे मारते हैं, हमको पता भी नहीं ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे बाबर के जीतने में कुछ ये भी कारण होंगे। अब यहाँ पर गाजी की बात करें तो बयान युद्ध में तो बाबर हारा हुआ था, तो उसको एक डर भी था, सेनापति वहां की सेना हारी हुई थी बाबर की बयाना में। तो यहाँ पे क्या है, एक आदमी था, कौन, शरीफ, मोहम्मद शरीफ, ये कोई कह सकते हैं ऋषि था, मोहम्मद शरीफ। इस शरीफ ने एक गलती कर दी। क्या कर दी, इसने बाबर को क्या कहा कि बाबर, सूर्य का जो तारा है वो पूर्व की दिशा में है, अगर तू पश्चिम के किसी से लड़ेगा तो तू अवश्य ही हारा जाएगा। तो सेना में एक तो उधर ही जोश खत्म हो गया पूरा का पूरा, सब निराश हो गए। सब एक ऋषि का कहना है भाई तू अगर हारेगा पश्चिम के किसी योद्धा से तो तू अवश्य हारा जाएगा। तो सेना में निराशा फैल गई। दूसरी निराशा, बयाना में जब ये हारे तो सारे सेनापति भागकर राणा बाबर के पास गए और बोला कि हमें तो बहुत गजब का मारा है, धोया है पकड़ पकड़ के, इसके कारण तो ये और निराश हो गए। अब बाबर को एक समय में ये क्या कर रहा है, हम वही बता रहा हूँ मैं आपको। किसी एक बीच में उसने क्या किया, कैसे सेना को एकदम तैयार किया मजबूती के साथ। फिर बयाना के जो सेनापति बचे बुचे थे वो गए बाबर के पास कि हमको तो बहुत मारा है इन्होंने, ऐसे वैसे। तो सेना और ज्यादा निराश हो गई। तो बाबर उनको क्या सेनाओं को मोटिवेशन करेगा, कुछ उनको दिखाएगा, समझाएगा कैसे करते हैं। तो बाबर यहाँ पर करेगा सबसे पहले उनको समझाने का कार्य। कहते हैं कि लास्ट बार युद्ध है, इसके बाद या तो हम अपने घर चले जाएंगे या फिर इसके बाद तो बाबर खुद जानता था कि इस युद्ध के बाद तो या तो मैं मारा जाऊंगा या ही तो मैं इस भारत का पूरा बादशाह बन जाऊंगा। तो बीच का कोई काम होता ही नहीं था। तो बाबर अपनी सेना को तैयार करने के लिए कहता है कि ये आखिरी युद्ध मेरे साथ लड़ लो। तो सेना निराश होकर के बैठी रहती है। तो बाबर कहता है कि जो तुम्हारे ऊपर तमगा कर लगता है, तमगा कर या व्यापारियों का एक कर होता था, कौन सा, तमगा कर, वो मैं समाप्त कर दूंगा। सेनापति के नहीं चाहिए, तुम ही रखो, जब हम रहेंगे ही नहीं तो इसका कर का करेंगे क्या। तो कहते हैं कि गाजी कि एक काफिर को मारो और गाजी को कहलाओ। काफिर किसे कहते हैं, जो मुस्लिम दल को ना मारने वाला होता है, काफिर जो इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाला होता है काफिर कहलाता है। तमगा कर, काफिर को मारो और क्या कहलाओगे, गाजी, और मारे जाओगे तो क्या कहलाओगे, शहीद और शहीद होगे तो बेहतर हूर मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा अर्थात। तो ऐसे करके उसने सेना को क्या मोटिवेशन दिया, फिर भी सेना नहीं मानी। तब फिर उसने आखिरी दाव लड़ा, कौन सा, धर्म युद्ध, क्योंकि धर्म के मामले में आदमी होता है अंधा। तो इसने कहा मैं तो इस्लाम का प्रचार करने आया हूँ, मैं तो ये युद्ध दिया, जिहाद घोषित किया इस युद्ध को। जिहाद का अर्थ क्या होता है, धर्म युद्ध, कि मैं तो इसको धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूँ, इस्लाम का प्रचार करने के लिए आया हूँ। तो कहता है तू, सेना कहते हैं तू और इस्लाम का प्रचार। कुरान में कहा जाता है कि शराब पीना गलत है, लेकिन बाबर तो शराब पीता था, बहुत कठोर, यानी ड्रम पूरा शराब पीता था। तो क्या लोग और निराश हो गए। तो इसने और मोटिवेशन किया कि मैं आज से शराब पीना छोड़ दूंगा, और सारे भी जो बर्तन थे जिसमें पीता था वो सारे इसने फेंक दिए, गरीबों में बंटवा दिए। ऐसे करके इसने सेना को तैयार किया, मैं धर्म का प्रचार हूँ, मरेगा तो अगर मैं मरा तो मैं काफिर कहलाऊंगा और गाजी कहलाऊंगा, और मरूंगा शहीद होऊंगा। मैं तो अल्लाह के लिए कुर्बान होने जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ आना है तो आ जाओ। इस तरह करके उसने सेना को तैयार किया। सेना को, पूरी सेना को कसम खिलाई कि खाओ कसम कुरान की, कोई पीठ दिखा के नहीं भागेगा। अब धर्म के मामले में आदमी अंधा होता है, तो उसने पूरी कसम खा ली। सेनाओं ने कसम खाई कि ये आखिरी युद्ध हम लड़ लेंगे। तो ऐसे करके इसने इस तरह युद्ध में पूरी सेना को मजबूत किया, और कुछ जंजीरों तोहफों के कारण भी हम ये जीत पाया। अब आगे की बात कर लें, कलंदर की उपाधि की बात करें तो पानीपत में जब इसने इब्राहिम लोदी को हराया तो बाबर निश्चित हो गया कि अब तो अपन भारत के बादशाह है, अब अपना ही राज है। तब इसने सिक्के चलवाए थे, और सिक्के चलवाए कहाँ पर, काबुल में 1504 में। मैंने आपको बताया 1504 में काबुल पर अधिकार किया, वहां सिक्के भेजे थे शाहरुख नाम से। तो यहाँ पर बाबर जीत हुआ पानीपत में। फिर यहाँ से उसने सिक्के भेजे, लो अब तो मेरे राज में ऐश करो। तो काबुल में यहाँ से इसने क्या भेजे थे, सिक्के भेजे थे। तो उन सिक्कों को कहा जाता है शाहरुख खान। शाहरुख खान। चलिए, ये सिक्के की भी बात हो गई। और यहाँ पर लोगों ने कहा ये तो भाई मस्त कलंदर है, तो कलंदर की उपाधि यहाँ पर अपनाई थी।
और गाजी की उपाधि हो जाएगी हमारे यहाँ पर कि एक काफिर को मारो। काफिर कौन? जो इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाला होता है कि एक काफिर को मारो गाजी कहलाओगे। तो यहाँ पर ये दोनों इसने उपाधियां अपनाई थी। खानवा के मैदान में बाबर जीता, लेकिन राणा सांगा एक बार पहले युद्ध में बाबर को हराया भी था। अब बात कर ले हम इसके, पानी पिला दिया, खाना खिला दिया, भेजते हैं इसको घर। घाघरा का युद्ध। चलिए अब बात करते हैं हम घाघरा युद्ध की। बाबर के बाबर अब करते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ? वही 1528 को। 1528 को घाघरा का युद्ध हुआ। किस किस के मध्य? एक साइड बाबर है और एक साइड कौन है? राणा सांगा। राणा सांगा क्या? राणा सांगा की हिम्मत मदद के लिए गया था कौन? यहाँ का चंदेरी का मेदिनी राय। मेदिनी राय। वैसे राणा सांगा की हेल्प के लिए बहुत गए थे। जब हम सांगा बनेंगे तब वहां पर कहेंगे राणा सांगा के लिए उसने पाती परवन लिखा, यानी सभी राजाओं को निमंत्रण पत्र लिखा कि मैं विदेशियों को बाहर निकालने जा रहा हूँ, मेरी सहायता के लिए आओ। तो कहते हैं राजस्थान के हर एक क्षेत्र या हर एक रियासत से सभी राजा यहाँ से गए थे। वो हम सांगा के शहर में पढ़ेंगे। मेदिनी राय क्यों? क्योंकि बाबर जानता था ये एक शक्तिशाली और इसने सांगा का साथ दिया है। अब इससे क्यों लड़ रहा है? क्योंकि बाबर ने इसको भी निमंत्रण पत्र दिया कि तुम मेरी साइड शामिल हो जा, हम दोनों मिलकर भारत पर अधिकार करेंगे। लेकिन ये नहीं माना। ये गया था किससे? सांगा की तरफ से बाबर से लड़ने। तो बाबर को आया इसके ऊपर गुस्सा, अब ये करेगा इसके ऊपर युद्ध। इसने इसके ऊपर युद्ध किया, मेदिनी राय और उसी समय मारा गया और बाबर की इसमें भी जीत हुई। फिर हमारा लास्ट रहा है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध वही चंदेरी का युद्ध कब होगा? 1529 में। ये हुआ था 1528 जनवरी में, ये होगा मई में। अब बात करें चंदेरी के युद्ध, सॉरी ये यहाँ पे आ जाएगा चंदेरी का युद्ध ऊपर है, घाघरा का युद्ध नीचे। नाम में मैंने इधर उधर कर दिया। ये है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। अब करते हैं हम घाघरा का युद्ध। घाघरा चंदेरी का मेदिनी राय इसको हरा दिया और बाबर जीत गया। अब बाबर जा रहा है अफगानों को हराने। कौन कौन से? बंगाल का नुसरत खां, वही एक तरफ है कौन? बाबर। एक तरफ है कौन? बंगाल का तो हो जाएगा नुसरत खां। नुसरत खां कहाँ का है? बंगाल का। और एक तरफ हो जाएगा कौन? महमूद लोदी। महमूद लोदी। महमूद लोदी। ये घाघरा का युद्ध ऐसा युद्ध है कि जिसमें जो स्थल और जल में दोनों जगहों पर लड़ा गया। सेना भागती भागती जल में गई थी, तो इसलिए इसको जल और स्थल युद्ध दोनों का युद्ध कहा जाता है। जल प्लस स्थल। और बाबर की इस युद्ध में भी क्या हुई थी? विजय। तो ऐसे करके बाबर ने ये 4 युद्ध लड़े थे। अब इसकी मृत्यु के कारण मृत्यु की बात कर लेते हैं। अब इसकी मृत्यु के कारण देखते हैं। मई में इसने लड़ाई की 1529 में, तब इसकी मृत्यु। कहते हैं कि 30 दिसंबर 1530 को, या दिसंबर मान लीजिए आप, दिसंबर 1530 को क्या हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी। कैसे हुई? अब ये जानते हैं। कहते हैं कि हुमायूं, बाबर का पुत्र कौन है? हुमायूं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था। हुमायूं की तबीयत है जो काफी बिगड़ने लगी, बहुत सी बीमारी हो गई, पता नहीं कौन सी, मान लीजिए कोई खतरनाक बीमारी हो गई थी। और बाबर ने अपने सारे डॉक्टरों को बुलवाया, इसको देख रेख कराया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। तब किसी एक मंत्री या कोई मान लीजिए ऋषि ने, उसके कोई गुरु ने उससे कहा कि अल्लाह कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी दो, हुमायूं ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो क्या कुर्बानी किसकी दी?
तो गुरु कहता है कि कुर्बानी तो अपने प्रिय चीज की दो, कि हुमायूं तो मेरे से ज्यादा किसी का प्रेम नहीं करता है, तो क्या आप दो कुर्बानी। तो कहते हैं बाबर ने अपने पुत्र के लिए उस हुमायूं के जो माचा था उसके चारों तरफ घुमा और कहा, हे अल्लाह इसकी बीमारी मुझे दे और इसको तुरंत ठीक कर। और कहा जाता है कि उसी दिन के बाद हुमायूं तो ठीक होने लग गया, लेकिन बाबर की तबीयत डाउन होती गई और 30 दिसंबर 1530 को क्या हो जाएगी, बाबर की मृत्यु। यह भी कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी को हराया था, तो इसको इब्राहिम लोदी दिल्ली में, इब्राहिम लोदी की जब कहते हैं कि दादी है, इन्होंने इसको एक झोपड़ी में इब्राहिम लोदी की दादी जो उसको झोपड़ी में लगा और उसने इसको जहर दे दिया, किसको, बाबर को। तो ये भी माना जाता है। तो ये था एक बाबर की तरफ वीडियो। इसके बाद हम करते हैं हुमायूं के बारे में जानते हैं। तुजू के बाबरी, सॉरी इसकी हम ये भी करते थे किताब तुजू के बाबरी, तुजू ए बाबरी बाबर ने अपने हाथ से लिखी है। कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में। तुजुक ए बाबरी, 2-3 बार बोलोगे तुजुक ए बाबरी। हुमायूं नामा इसकी बेटी कौन, गुलबदन बेगम ने लिखी है। हुमायूं नामा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है, जिसका 3 बार अनुवाद तो अंग्रेजी में हुआ है। 3 बार अनुवाद किस में हुआ, अंग्रेजी में। और 4 बार अनुवाद हुआ है कौन, फारसी में। फारसी वाले कहेंगे हम आपसे भी आगे जाएंगे, फारसी वाले के माथ हारते आगे जावा। 3 बार तो हुआ है अंग्रेजी में और 3-4 बार हुआ है फारसी में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।